इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कदर करना सीख लीजिए, ना जिंदगी वापस आती है, ना जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है भैया। हाँ, इसी सुविचार के साथ आप सभी किसान भाइयों बहनों सभी श्रोताओं को मंजू बहन और संतू भैया की राम राम। और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। तो मंजू बहन, क्या है आगे आपकी बात जरा बताइए। भैया, उम्मीद करते हैं कि गर्मी और बारिश के इस मिले जुले मौसम में हमारे किसान जहां एक और अपने खेतों में बोवनी की तैयारी, जुताई बकराई कर रहे होंगे, वहीं अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहे हैं, क्योंकि जब ठंडा गर्म हो रहा है ना भैया। बिल्कुल, और हम भी किसान भाइयों का ध्यान रखते हुए मैं लेकर आ गए आज की चौपाल में। आज की चौपाल में आज की बात भी बहुत अच्छी है, मालूम है आपको, वानिकी का महत्व, इस विषय पर आज की हमारी बात होगी और चर्चा भी हम करेंगे। चर्चा किस बात पे होगी मालूम आपको? बता दीजिए भैया। बाजरा का संकर बीज उत्पादन, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। और संतु भैया, मेहमान क्रम में आज आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा के मौसम वैज्ञानिक, है ना, मौसम की बात जब चली है बदलते, तो मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर संत कुमार शर्मा से मौसम के पूर्वानुमान क्या है, आगे मौसम कैसा रहेगा, और इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं हमारे संत भैया। अच्छा, मैं ही बात करूँ ना? बिल्कुल भैया। चलिए और साथ ही होंगे महत्वपूर्ण संदेश और लोकगीत और लोक भजन, जो कि हमारे कार्यक्रम की जान होते हैं। बिल्कुल, हमारे श्रोता भी जो हैं, हमारे किसान भाई भी जो हैं इंतजार करते हैं, क्योंकि माटी से जुड़े जो गीत होते हैं ना, वो बहुत ही प्यारे होते हैं और उनसे खुशबू भी आती है। अब जैसे एक गीत और एक, मतलब ये भजन है, लोक भजन है, ये बहुत लोक भजन है ना। तो आज मंगलवार का दिन है, बिल्कुल, तो क्यों ना एक इनको सबसे पहले मनोरंजन के लिए और अपनी भी मनोरंजन के लिए एक बढ़िया सा लोकगीत सुनवा दें भजन के रूप में। चलिए भैया, सुनते हैं। अरे नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, अरे मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, हाँ नाचे जो बब्बर शेर रे, अरे नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे। मंजू बहन, जब ये गीत बजता है ना, तो बिल्कुल हाथ पैर रुकते नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है झूम लो, नाच लो, गा लो, है ना, बब्बर शेर की तरह। बिल्कुल। ये आपको मालूम किसकी आवाज में था? हाँ भैया, ये तो बताया नहीं आपने। हाँ, राम कुमार प्रजापति जी ने गाए हैं ये गीत, बढ़िया, नाचे जो बब्बर शेर हैं। बड़ा ही मस्त था भैया। बिल्कुल। और आप जब आए थे तब बता रहे थे कि आज की बात में जो है, हम आज अपने किसान भाइयों को बताने वाले हैं वानिकी का महत्व। अच्छा, आपको याद रहा मतलब है? हाँ, आप गाने में भूले नहीं भैया हम। बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, वनों के महत्व से कौन परिचित नहीं है बहन, आप बताओ। सभी लोग परिचित हैं। बिना जीवन नहीं है वन के। जीवनदायिनी है ये तो वृक्ष जो होते हैं, वन जो होते हैं ना, ऑक्सीजन से लेकर भोजन और जल संरक्षण, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे वनों से ही तो संभव है ना। बिल्कुल भैया, वनों से संभव हो पाते कि नहीं? बिल्कुल भैया, ये बिल्कुल सही बात कहे आपने। ऐसे में हमें वनों के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए, कम तो आंकना ही नहीं चाहिए। और हम जिस पर्यावरण में सांस लेते हैं, उससे लेकर हम जिस लकड़ी का प्रयोग करते हैं, सभी के लिए मनुष्य जो है वनों पर ही निर्भर है भैया। यानी बिल्कुल निर्भर है। और वनों को भूमि का वह क्षेत्र कहा जाता है बहन, जो पूरी तरह से मतलब पेड़ों वनस्पतियों से ढका होता है ना। अपन ने देखे है ना वन,
बिल्कुल। हाँ, और वनों में क्या क्या मिलती है मालूम आपको? अरे जड़ी मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती है, औषधीय गुण वाले पौधे भाई प्रचुर मात्रा में अपने मिलते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। और मैंने ये भी देखा भैया हमारे गांव में कुंडाली कभी गए हो हाँ, गए तो ना, वो गए। पोआमा डिपो आपने देखे हाँ, हो हाँ, है ना, हाँ, वो हाँ, वानिकी अनुसंधान बिल्कुल है। केंद्र ही बोला जाता है। हाँ, हाँ। और हमारे यहाँ के बहुत सारे गांव के जो मजदूर है वो पत्ता तेंदू पत्ता और बहुत सारे काम करने के लिए वहाँ पर वो अपने रोजगार के लिए वो वहाँ जाते हैं भैया। हाँ, और नर्सरी तैयार होती है वहाँ, तो वो पौधे और ढेर सारे जो इन पेड़ों से निकाले गए जो पदार्थ है ना, और साथ ही बीज, पत्ते और छाल सभी का उपयोग जो है करके और मानव जीवन को रोजगार के साथ साथ आपको पता है दवाइयों का भी काम करते हैं ये लोग। बिल्कुल, औषधि का काम तो करते ही हैं। और ये आदिवासी क्षेत्र में जो गरीब तबके के होते हैं ना, यही वो पत्ते ला ला के और भाई अपने को काम देते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं महत्वपूर्ण वनों की रक्षा के लिए भाई वानिकी का निर्माण किया गया। बिल्कुल भैया। अब भाई वानिकी अनुसंधान नहीं होगा या कोई विभाग नहीं होगा, उसके कर्मचारी नहीं होंगे तो उनकी मतलब सुरक्षा कौन करेगा, कौन संरक्षण करेगा? कौन देगा उन्हें? भाई अब जंगल कहलाएगा। हाँ बिल्कुल। तो भाई मुख्य उद्देश्य भाई ये होता है कि विभिन्न मानवीय और पर्यावरणीय लाभों के लिए वनों और क्या बोलते हैं वुडलैंड्स का स्थायी प्रबंधन भी करना ये काम वानिकी का महत्वपूर्ण कार्य है। वानिकी के प्रबंधन से लकड़ी उत्पादन, जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और मनोरंजन और पर्यटन, ग्रामीण आजीविका, गैर लकड़ी वन उत्पाद पर ध्यान देकर जो है वानिकी में काम किया जाता है भैया। बिल्कुल किया जाता है। और यही नहीं बहन, मैं आपको बताना चाहूँ कि मृदा जल संरक्षण, वन रोपण, वन संरक्षण और परिस्थिति की जो संतुलन होता है ना, वो भी इसमें शामिल है। वानिकी के प्रबंधन से पर्यावरण और मानव जीवन को कई लाभ है। ये तो हम बता चुके हैं। जलवायु संतुलन है ना, प्राकृतिक आपदा पर नियंत्रण, वायु जल गुणवत्ता में संतुलन, जैव विविधता है ना, और मृदा संरक्षण इसके प्रमुख कार्य है भैया। हाँ, और आर्थिक रूप से भी तो इसमें यदि हम देखा जाए, आर्थिक रूप से जो वानिकी का महत्व होता है ना, वो यदि देखें ना बहन, तो वनों की लकड़ी जो है, कागज, लुगदी है, जैव ऊर्जा, वानिकी उद्योगों से लाखों लोगों का रोजगार भी उपलब्ध इससे होते हैं। और मानव जो है बिना मतलब के कोई, बिना लाभ के कोई काम नहीं करता भैया, है ना। मानव एक ऐसा प्राणी है। बिल्कुल बिल्कुल। वन हमें मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करते हैं। वो कैसे? कि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और संबंधित उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं। और वानिकी उद्योग लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका प्रदान करते हैं, ये तो जानते हैं सभी। बिल्कुल। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। बिल्कुल। और वन हमें कई प्रकार के खाद्य और गैर लकड़ी उत्पाद भी प्रदान करते हैं। तो आपको पता है कि बताओ आपकी कौन से हैं वो? अरे भाई वो हैं फल हैं, मेवे हैं, जड़ी बूटियों के रूप में भी मतलब मिलते हैं, औषधि के रूप में भी हमें भाई वानिकी से ही तो प्राप्त होती है ना ये सब चीजें। अरे मैंने सोचा आपको नहीं पता है भाई। नहीं, अरे मंजू बहन के साथ में है तो जानकारी तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मंजू बहन बोलेगी लो संतो भैया चौपाल में आते हैं, हमें जानकारी नहीं मिला था। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए भैया, ऐसा कहने वाली थी। बताओ। तो हम संतु भैया कह सकते हैं क्या कि वानिकी में पाए जाने वाले वनों से वृक्ष के प्रत्येक भाग का उपयोग करके मनुष्य जो है अपने जीवन को सुचारू रूप से व प्रकृति को संतुलित रूप से चला सकता है। बिल्कुल चला सकता है। और यही नहीं, पर्यावरण पर मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होता है ना, हानिकारक प्रभाव को भी ये कम कर सकता है। तो भैया इसी नारे के साथ कि एक पेड़ माँ के नाम, है ना, क्या बात है ना। हम अपने घर में ही नहीं, जहाँ ऐसी वनों में भी खाली जगह मिलती है तो हमें वृक्षारोपण वहाँ भी करना चाहिए। और हमारी आज की बात को अपनी माँ को समर्पित करते हुए, है ना, देते हैं अपनी बात को विराम, जिसका विषय फिर से बता दीजिए आप। मैं बता दूं भाई, देखो वानिकी का महत्व हमने अभी बताया, इसी विषय पे तो चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी। मैंने सोचा आप भूल गए होंगे। नहीं। अच्छा सुनो तो बहन, मुझे याद आया कि जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, वनों की बात कर रहे हैं, वानिकी की बात कर रहे हैं, और यदि इसमें एकाध गीत
मुझे याद आ गया। यदि आप सुनाना चाहो तो मैं गीत बोल के बताऊं? भैया वो तो आप ही जल्दी से जोड़ लेते हैं, चलिए सुनाई दीजिए। देखो, नारायण सनोडिया जी ने ये गीत गाया है और बहुत ही सुंदर गीत है ये। और उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संभालो मेरे भैया, मिलकर वृक्ष लगा लो, जो हमारी बात को सार्थक भी करेगा। और बढ़िया, हम सुनते हैं ये वाला। चलिए सुनते हैं भैया। परमारथी फूल फलही पर हेत, इधर से पत्थर मारिए, उधर से वे फल देत। पर्यावरण संभालो मेरे भैया, मिलकर वृक्ष लगा लो। एक वृक्ष लगा लो, पर्यावरण संभालो मेरे भैया, एक वृक्ष लगा लो। वृक्ष न होते तो जल ना बरसता, वृक्ष न होते तो जल भूमि में कुछ भी उपजता, अन्न न भूमि में कुछ भी उपजता। इनको मित्र बना लो मेरे भैया, मिलकर वृक्ष लगा लो। वृक्ष लगा लो, पर्यावरण संभालो मेरे भैया, मिलकर वृक्ष लगा लो। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। भैया, कल आप बता रहे थे कि आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा के जो मौसम वैज्ञानिक है, क्या नाम है, डॉक्टर संत कुमार शर्मा जी से, है ना, आपने मौसम पूर्वानुमान क्या है, आगे मौसम कैसा रहेगा, इस विषय पर बातचीत करके और आ गए और हमको नहीं बताया भैया, तो जरा हमको भी सुना दो। चलिए सुनवाते हम, देखिए। चलिए भैया।
किसान भाइयों, आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हैं, ये हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर संत कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि मौसम जो है मानसून का तो है, तो क्या अटखेलिया खेल रहा है कि अभी देखिए कितनी उमस भी हो रही है, कभी कभी बारिश के कुछ छींटे भी आ जा रहे हैं, किसानों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मौसम क्या कह रहा है अभी का। ये देखिए, बिल्कुल संतु भैया, आपने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आज चर्चा छेड़ी है, क्योंकि इस समय किसान सबसे ज्यादा परेशान है और ऐसा माना जाता है कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और जो 70% कृषि है हमारी वो मानसून पर डिपेंड है। और अभी जैसे देख रहे हैं आप स्थिति, किसान थोड़ा सा पेशो पेश की स्थिति में है कि क्या करे। कुछ किसानों ने बोनी कर दी है, कुछ बोनी करना चाह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या किया जाए और क्या परेशानी आ सकती है। तो इस स्थिति में हम किसान भाइयों को अवगत कराना चाहेंगे कि इस वर्ष थोड़ी सी परेशानी आ रही है, जिससे हम लगातार किसानों के बीच में न्यूज़ के माध्यम से या व्हाट्सएप के और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी पहुंचा रहे हैं कि ये वर्ष जो है थोड़ा सा मौसम के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कठिन साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय जैसे आपने सुना होगा अल नीनो की कंडीशन बन रही है। हालांकि हर तीसरे साल अल नीनो और ला नीनो ये इंटरचेंज चलते रहता है। ये अल नीनो मतलब इसके विषय में थोड़ा सा हमारे किसान भाई बिल्कुल बताएंगे कि जैसे अल नीनो और ला नीनो दो स्थिति होती है। अल नीनो में क्या होता है कि प्रशांत महासागर का जो पानी है वो एकदम गर्म होता है, तो वो अल नीनो कंडीशन होती है। जब पानी ज्यादा गर्म होता है तो जो उस ओर से आने वाली हवाएं हैं, जो मानसूनी हवाओं को लेकर या मानसूनी कंडीशंस को लेकर हमारे भारत की ओर बढ़ती हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। तो इस साल जो है अल नीनो के अलावा एक सुपर अल नीनो की स्थिति बन रही है। अब आप कहेंगे सुपर अल नीनो क्या है? हाँ, ये भी एक बात है। तो सुपर अल नीनो क्या होता है? जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाए उसको हम सुपर कहते हैं। हाँ। तो जैसे जब प्रशांत महासागर का टेम्परेचर 1 से 1.5 डिग्री तक बढ़ता है तो उसे हम अल नीनो की कंडीशन कहते हैं। अच्छा। परंतु जब यही तापमान 2 से 2.5 डिग्री बढ़ जाए या 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने लग जाए तो इसे हम सुपर अल नीनो स्थिति कहते हैं। तो अल नीनो में क्या होता है? बारिश मतलब कम होती है, गर्मी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगी, ठंड कम पड़ेगी, साथ ही साथ मौसम का जो हम कहेंगे मानसून एक रूटीन में न चल के बीच में ड्राई स्पेल्स आते हैं। पर सुपर अल नीनो जब स्थिति बनेगी तो उसमें बारिश और ज्यादा कम होगी। ड्राई स्पेल है वो लंबे होंगे। ड्राई स्पेल मतलब बीच में जो सूखा की स्थिति आती है। मानसून ब्रेक बड़ा होगा। जैसे मानसून ब्रेक किसे कहेंगे? जिससे मानसून आ गया, अच्छी बारिश होगी, फिर देखते हैं कुछ दिन के लिए बारिश रुक जाती है, 8-10 दिन पानी ही नहीं गिर रहा है, तो वो मानसून ब्रेक कहलाता है। रूटीन नॉर्मल है, मानसून ब्रेक 2 से 3 मानसून ब्रेक होते ही हैं। पर जब अल नीनो की स्थिति होती है तो मानसून ब्रेक लंबा जा सकता है। सुपर अल नीनो में हम पूरी कंडीशन ऐसी निर्मित हो रही है कि बारिश जो है वो अपने नॉर्मल रूटीन से लगभग 15 से 20% कम होगी, साथ ही साथ ड्राई स्पेल लंबे आ सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों को सलाह ये है कि बिल्कुल भी जल्दीबाजी हमें बुआई के लिए नहीं करनी है। अभी की स्थिति में आप देखें तो मानसून लगभग इस मंथ के आखिरी तक हमारे यहाँ सक्रिय हो पाएगा। लगभग 28-29 से 30 तारीख के बीच की जो एक्सपेक्टेड डेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो अभी सिनेप्टिक कंडीशन बनी है, पूरी क्लाइमेटिक कंडीशन जो निर्मित हो रही हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 29 से 30 के आसपास मानसून हमारे यहाँ पर आएगा। तो किसान भाइयों को यही हमारी सलाह है कि बिल्कुल भी बोनी में जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि बहुत महंगा सीड है। इस बार सोयाबीन का सीड भी बहुत ज्यादा महंगा आ रहा है, साथ ही साथ मक्के में तो हम टोटल हाइब्रिड्स पे डिपेंड है, तो वो भी काफी, और खाद की बड़ी परेशानी है। जैसे किसान ई टोकन उसके जरिए ले रहा है खाद, परंतु परेशानी तो हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम ये चाहेंगे कि किसान बिल्कुल भी जल्दीबाजी बिल्कुल ना करे, बहुत बारिश हो जाए, इसके बाद पर्याप्त आपको बोनी का समय मिलेगा। देखिए किसान भाइयों, वाकई में यदि हम जानकारी यदि हमको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और बिना जानकारी के यदि हम वो काम कर लें तो शायद नुकसानी का सामना हमें उठाना तो पड़ेगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि हमें बारिश का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ हमारे किसान भाई ऐसा डॉक्टर साहब कि वो बोनी कर दिए हैं और कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने बोनी कर दी है और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जहां नहीं है वहां तो कुछ नहीं कर सकता किसान, परंतु यदि जहां पानी की व्यवस्था यदि आपके पास उपलब्ध है, किसान भाइयों की यही सलाह है कि यदि बोनी कर दी है, पानी उपलब्ध है, तो बिल्कुल आप उसमें सिंचाई प्रारंभ कर दीजिए। एक बड़ा रूमर चलता है कि वो ऊपर के पानी और नीचे के पानी में बड़ा अंतर होता है, कुएं का पानी नुकसान करता है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। यदि आपको अभी पौधे की पहली नीड है पानी, चाहे ऊपर से मिले या नीचे से मिले, इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जहां भी हमने बोनी कर दी और पानी की व्यवस्था, तो हम उसमें सिंचाई करें। डॉक्टर साहब, एक बात और मतलब सुनने में आई थी, जानने में आई थी कि 17-18 तारीख से जो मानसून है वो दस्तक हमारे यहाँ पे दे देगा। एक्चुअल जो हमारे यहाँ एक्सपेक्टेड डेट होती है वो 15 के आसपास की एक्सपेक्टेड डेट हमारे यहाँ मानसून की है। तो ऐसा कायस लगा जा रहे थे कि 16 से 20 तक मानसून हमारे यहाँ पर आएगा, परंतु जैसे हम जब कहीं जा रहे होते तो हमारी गाड़ी की जो गति होती है वो डिपेंड करती है कि हम अगली
गंतव्य में कितने देर में पहुंचेंगे, किसी कारणवश हमारी गाड़ी में गड़बड़ी आ जाए तो गंतव्य पहुंचने में हम लेट हो जाएंगे। सेम कंडीशन मानसून के साथ है। जैसी हम फेवरेबल कंडीशंस हम चाह रहे थे, जैसी बीच में थी, तो उससे लग रहा था कि 16 से 20 तक मानसून हमारे यहाँ सक्रिय हो जाएगा, परंतु बीच में कुछ कंडीशंस ऐसी बनी कि मानसून की जो सक्रियता थी वो थोड़ी सी घटी है, तो जो गति थी वो कम हो गई है, जो उसके कारण मानसून आने में थोड़ा विलंब है। जैसे मानसून लगभग 13-14 तारीख तक छत्तीसगढ़ में इंटर हो जाता है, वो आज कल में यहाँ पर होगा, मतलब 23-24 तारीख तक छत्तीसगढ़ में इंटर होगा। इस बार छत्तीसगढ़ की ओर से जब मानसून आएगा तो वहाँ से 2 से 3 दिन मानसून को फिर हमारे यहाँ पहुँचने में लगता है। आज जैसे 23 तारीख है, तो अब ये मानसून मतलब अपने यहाँ पे सक्रिय हो जाएगा इधर आने के लिए, कि थोड़ा सा और समय लगेगा? नहीं, मानसून के लिए फिर से फेवरेबल कंडीशंस निर्मित हो गई हैं, फिर से 2 से 3 सिस्टम्स नए बन गए हैं, बंगाल खाड़ी में भी नए सिस्टम बने हुए हैं, इससे मानसून की गति को थोड़ा सा गति तो मिलेगी। साथ ही साथ मान के चले कि 29 से 30 तारीख तक मानसून हमारे छिंदवाड़ा जिले में सक्रिय होने की पूरी संभावना है। डॉक्टर साहब, आज हमने इसलिए यह विषय को रखा था कि हम किसानों तक आपकी बात पहुंचाएं कि मौसम क्या बोल रहा है, कितने इंची बारिश अपनी भूमि में हो जाए जब अपन फसल के बीज की बुआई कर सकते हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि 100 mm से ऊपर बारिश होनी चाहिए, मतलब 4 इंच बारिश हो, या हम देखें कि बुआई के लिए मिट्टी नीचे सूखी ना निकल रही हो, तब हम फेवरेबल कंडीशन मानते हैं कि अब हम बुआई कर सकते हैं। इसके पहले की स्थिति में आप बुआई करते हैं, किसी कारणवश बारिश रुक गई, पानी रुक गया, तो आपका सीड क्या होगा, अंकुरित होगा और अंकुरित होकर नष्ट हो जाएगा, तो आपको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए किसान। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसानों के लिए बहुत ही अच्छी मौसम पूर्वानुमान जो बात कही है और मौसम के बारे में बताया है, हमारे किसान भाई आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे और अपनी खेती में उसी अनुसार कार्य करेंगे। आपने जो हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, हमारे किसान भाइयों के लिए समय दिया है, आकाशवाणी परिवार की तरफ से सभी किसान भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। संतू भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान क्रम में आपने हमें जानकारी दी, क्योंकि हम अभी सभी आसमान की तरफ ताकते बैठे थे कि कब आएगा पानी, कब। अब अगर आपके डॉक्टर साहब ने 29-30 तारीख तक रुकने के लिए बोल दिया है, या फिर आपके पास कुएं और उसमें पानी की व्यवस्था है, हाँ। तो आप पानी देकर भी सिंचाई करके भी फसल बो सकते हैं ना। और हम तो यही कहेंगे, यदि ऊपर की जल की आप यदि जल का इंतजार कर रहे हैं कि बारिश होगी तब, तो 4 इंची बारिश जब तक भूमि में ना हो तब तक आप ना फसल की बुआई। बहुत ही अच्छी बात बताई भैया। और आपने मेरे को एक बात याद आई, जब भी आपने आज की बात तो मुझे कह दी थी कि आज की बात आप करने वाले थे, है ना, वानिकी का महत्व के बारे में। अब मैं भी तो आपके एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि बाजरे का संकर बीज उत्पादन के बारे में भी तो हमें चर्चा करना है ना भैया। तो हमने बोले पहले मेहमान हो जाए, मेहमान से बात सुना ही ले, उसके बाद फिर हम अपने किसान भाइयों को फसल उत्पादन में बीज का महत्व और योगदान का जो अतुलनीय योगदान होता है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। क्योंकि आपने वो कहावत सुनी है ना भैया, कौन सी, कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं देख ही रहा था कि कौन सी कहावत है जो भाई हमारी बहन बता रही हैं कि जैसा बीज बोगे वैसा फल आपको मिलेगा, वैसा काटोगे आप। बिल्कुल सही कहा बहन आपने। इसी बात, कहावत नहीं है भैया, हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। और एक बात मुझे भी याद आ गई, समय का चूका किसान और डाल का चूका बंदर। इस बात का भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने बहन। इसी बात को ध्यान में रखकर भाई, और आज हम चर्चा करेंगे कि बाजरा जो है, बाजरे का संकर बीज उत्पादन हमें कैसे करें, इस विषय पर हम चर्चा करें, है ना। किसान भाइयों, बाजरा फूल की प्रथम मादा परिपक्वता स्थिति के कारण अत्यधिक परपरागित फसल होता है, यानी उसमें ढेर सारे बीज होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। हाँ, तो वो है ना, दूसरों पे बहुत वो होता है। हाँ, और इस स्थिति में फूल का जो स्टिग्मा है ना, पहले उभरता है ना, और सड़ने से पहले, क्या झड़ने से पहले, मैं सड़ने से बोला तो आपने बोलना चाहिए था, नहीं झड़ने से पहले वाली थी ना भैया मैं। परिपक्व होता है वो, और फूल की स्थिति जब आती है, परागकण होते हैं ना, उसको बढ़ावा देती है, जो बीज की स्थिति जहाँ बनती है। तो फूलों की यही प्रकृति संकर और खुले परागित किस्म के प्रजनन की सुविधा प्रदान करती है। अच्छा, प्रदान करती है ना। और आपको बताएं कि बाजरा की संकर बीज उत्पादन के लिए भाई 2 विधियों का उपयोग किया जाता है, मालूम है? वो कौन सी भैया? बताना पड़ेगा। बिल्कुल ना भैया। देखो, पहले विधि में जब 2 पैतृक वंश क्रमों में, मतलब समकालिक अपन पुष्पण होता है, तो क्रॉसिंग ब्लॉक में
पैतृक पंक्ति उगाते हैं और बीज प्राप्त करते हैं। बिल्कुल भैया, और बीज प्राप्त होते हैं है उसमें लगभग 40% बीज आप उसमें अच्छे जो है संकर बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम जो है चांस हाइब्रिड भी कहते हैं। अच्छा, अब ये किसानी की भाषा होगी भैया, चांस हाइब्रिड। बिल्कुल। अरे मैं तो पहली बार सुना, तो चलो मैंने भी अच्छे से मतलब सुन लिया कि भाई चांस हाइब्रिड कहा जाता है। बिल्कुल। हाँ, और वहीं दूसरी विधि की यदि बात करें ना बहन, तो इस विधि में मतलब साइटो क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मिक है ना, न्यूक्लियर है ना। देखो ये इंग्लिश के शब्द जो होते हैं ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं, पर हम कोशिश करते ना हमारे किसान भाई आजकल पढ़े लिखे हैं हाँ, भैया, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। उनको इंग्लिश नाम भी बताओ तो सब पहचान जाते हाँ, हैं। तो नर जो बांज रेखाएं जो जैसे नर बांज टिक्ट, हाँ, क्या बोलते हैं और आगे टिफ्ट 23 और हाँ, टिफ्ट 18 का जो है मैंने सुना उपयोग था, किया जाता है। हाँ, इनका उपयोग किया हाँ, जाता और है। क्या है आगे? और बाजरा एक अत्यधिक परागित फसल है। मैंने जैसा पहले बताया था कि बहुत ज्यादा पराग होता है उस पे, यानी बीज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए इसे सामान्य दूरी या अलगाव के साथ लगाना जो है वो बहुत जरूरी होता है। जब हम पहले बीज चुन लेते हैं, उसके बाद किस्म चुन लेते हैं, उसके बाद हम उपचार भी कर लेते हैं, उपचार कर लेते हैं, और उसके बाद हम दूरी का ध्यान रखते हैं। हाँ, बराबर। और देखो भूमि की तैयारी भाई जरूरी है ना करना। बिल्कुल। बीज कहाँ लगाएंगे आप? भूमि में। हाँ, भूमि में लगाएंगे। हाँ। तो भूमि की तैयारी के लिए भाई खेत की 2 बार अपन को जुताई जो है करना चाहिए, और एक बार हैरो से खेत को अच्छी तरह से मतलब भुरभुरा कर ले, है ना, ताकि क्या होता है खरपतवार की जो समस्या है ना वो ज्यादा ना हो। भैया हैरो वो जो प्लाऊ बोलते हैं वही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहन। अब बारी आती है प्लाऊ से जमीन तैयार कर लेने के बाद रोपण की, हाँ, है ना। बिल्कुल। तो रोपण या तो बीज की सीधी बुआई से भी कर लेते हैं भैया हम, या तो फिर नर्सरी में जो है रोपे उगाए जाते हैं और फिर उन पौधों की हम रोपाई करते हैं। की कम से कम 21 दिन तक हम पौधों को देखते हैं रोपाई के लिए। लेकिन आपको बताऊं भैया इसमें 10 से 15 दिन के ही रोपे रोप दिए जाते हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात। क्योंकि ये बहुत जल्दी परागित हो जाते हैं, मैंने बताया बहुत जल्दी उग जाते हैं, है ना। हाँ। अच्छा, बीज दर रोपण विधि पंक्ति से पंक्ति और शायद पौधे से पौधे की दूरी पर निर्भर करती है शायद, है ना भैया, बिल्कुल। और ये भी ध्यान रहना चाहिए कि फसल की उचित वृद्धि और विकास के लिए हमको क्या क्या देना चाहिए उनको। अच्छा। क्योंकि उर्वरक और ये तो हम बिल्कुल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा हमें उनको देनी चाहिए। और बाजरा में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएं भैया जुताई, फूल आना और बीज विकास है। बिल्कुल भैया। इस समय हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और फसल का परीक्षण करके भाई समय समय पर हमें सिंचाई का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। बिल्कुल। और उसी के बाद बारी के आती है कटाई की, है ना। तो जल्दी से जैसे ही प्रमाणित बीज हमने लगा दिए हैं तो लाइन से हम देखें कि फसल पक गई है तो हम उसकी कटाई कर ले, और मिश्रण ना होने दे कभी बीजों को। हाँ, ये ध्यान रखें। मिश्रण नहीं होना चाहिए, और साफ फर्श पर भाई अच्छी तरह सुखाने के बाद फसल को साग थ्रेशर के इस्तेमाल से भाई गहानी कर ले। और किसान भाई इसी तरह बीज प्रमाणीकरण में कई गुणवत्ता नियंत्रण उपाय शामिल है जो कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। हाँ, तो किसान भाइयों ये थी हमारी आज की चर्चा बाजरा का संकर बीज उत्पादन पर हमने बात की। अब आगे क्या है बहन, चलना है कि फिर अभी समय थोड़ा है अपने पास, तो एक मनोरंजन के लिए छोटा सा गीत सुनवे। शादी जाते जाते कि फिर भजन सुना रहे कि गीत सुना रहे? जैसा आप बोले। कचरिया का ब्याह करा दे। चलो कचरिया का ब्याह करवा देते हैं। चलते पानी आता है तो कचरिया का ब्याह करवा देते हैं 2 मिनट। कचरिया तेरो ब्याहो री खरबूजा नहीं तो दैयो, कचरिया तेरो ब्याहो री खरबूजा नहीं तो दैयो। लंबी लौकी गोल टमाटर भेड़ी ची कट दैयो, लंबी लौकी गोल टमाटर भेड़ी ची कट दैयो। सेंगा तेरो छोटो देवर हो, सेंगा तेरो छोटो देवर देख देख मुस्काई। तो किसान भाइयों देखिए चलने की बारी है, विदा लेने का समय आ गया ना मंजू बहन। हाँ भैया। हाँ, तो हम बस अंतिम में यही कहेंगे कि आप सभी
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। तो कहते हैं संतु भैया और मंजू बहन की राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।